दीपक जी, आप पहले दिन से, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, आप अपने शो में वो चीज ले आ रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो आपका विश्लेषण, वो आपका अंदाज, लोगों को आपका वो आज तक वाला दौर याद आ गया जब आपके आज तक के स्टिंग ऑपरेशन सामने आते थे, आपकी स्पेशल रिपोर्ट सामने आती थी, तो पूरा देश सुनता था कि दीपक शर्मा आ रहे हैं तो मतलब धमाका होगा। और आपने यूट्यूब में वाकई में धमाका कर दिया। लोगों को सांस रोक के रात का इंतजार रहता है कि आज दीपक शर्मा कौन सा धमाका करने जा रहे हैं। बहुत अनुभव है आपको दीपक जी। क्या राजनीति में ऐसा भी होता है कि आदमी टी शर्ट से जैकेट में आ जाए और तो तूफान मच जाए? इतना क्यों परेशान है? क्या कारण है कि वो पप्पू जो राहुल गांधी के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पप्पू बना था, उस पप्पू ने पसीना क्यों ला दिया? क्या कारण है इसके पीछे? सबने बहुत अच्छा बोला, और रविकांत जी ने और राय साहब ने। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, मैं बताऊं कि मुझे लगता है एकमात्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत उन चंद अखबार नवीसों में हूँ, पत्रकारों में हूँ, जिन्होंने राहुल गांधी को बहुत करीब से देखा और बिना गुफ्तगू के देखा। और उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमारी जो कुर्सी थी, हमारी प्रेस गैलरी में जो कुर्सी थी, वो ठीक राहुल गांधी के ऊपर थी, और फासला मुश्किल से 8 या 9 फुट का होगा। बहुत लो हाइट पर लोकसभा में प्रेस गैलरी है, और नीचे ही राहुल गांधी बैठते थे। तो घंटों देखा, महीनों देखा, हर सत्र में उनको देखा, बरसों तक देखा। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। जो उनके बारे में तरह तरह की बात की जाती थी 2014 के बाद या उसके आसपास, या जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, ऐसी छवि नहीं। वो हमेशा एक टैबलेट लेके बैठते थे, जो सवाल पूछना था उसकी तैयारी करते थे, और जो भी किताब वो पढ़ते थे वो किंडल पे लाते थे, टैबलेट खोलते थे, मुझे नीचे दिखता था। तो छवि की जहां तक बात है, वो हमेशा फोकस रहे स्टडीज पे। आप यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी पहली बार प्रोजेक्ट हुए, पहली बार देखा गया। जैसे वो सोशल मीडिया पे बहुत देर से आए, वो चाहते ही नहीं थे कि उनका ट्विटर पे अकाउंट हो, वो चाहते ही नहीं थे कि फेसबुक पे अकाउंट हो। जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज उसी फेसबुक पे बन रही थी, आम आदमी पार्टी उसी फेसबुक पे क्रिएट हुई, पूरा पाटीदार आंदोलन जो है गुजरात का फेसबुक पे क्रिएट हुआ। मोदी जी का आप जो पूरी छवि देखते हैं वो पूरी ट्विटर और फेसबुक पर है। लेकिन राहुल गांधी बहुत देर से आए ट्विटर पे, उनको लाया गया। तो एक तो इमेज कॉन्शियस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ने लिखने वाले आदमी हर वक्त पढ़ते हैं। तो जहां तक नॉलेज की बात है, जितनी बार हम लोग भी पार्लियामेंट में उनसे मिलते थे, जिस तरह से वो चीज़ों को समझाते थे, तो ये कहना कि वो पप्पू थे, ये सब तो एक मीडिया ट्रोल का क्रिएशन है। और जहां तक आप शर्ट और जैकेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश इस बात को नहीं देखता है कि एक आदमी है जो दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, और एक आदमी ऐसा है जिसने 4 महीने में कपड़े नहीं बदले। तो मुझे लगता है कपड़े बदलने की और इन सब की जो है, इससे बियॉन्ड जाके हमको ये देखना चाहिए कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा कांग्रेस को क्या देके जाएगी। क्या इस यात्रा में जो वो चले हैं, इतने स्टेट्स उन्होंने क्रॉस किए हैं, ये सही बात है, उनकी इमेज प्रोजेक्ट हुई है, उन पर फोकस गया है, पॉजिटिव फोकस गया है, और लोग ये बात करने लगे हैं कि नहीं भाई, ये आदमी ऐसा है जो समझदारी की बातें करता है। और जो वो नारा लेके चले हैं कि भाई नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान, एक बहुत अच्छा मैसेज है, लोग सुनते हैं। गरीबों के साथ जो उनका रुख है, जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है। बट मैं फोकस हो रहा हूं कि इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है 2024 में, क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए वोट को ट्रांसलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं डेटा देख रहा था, और थोड़ा सा मैं विषय से अलग हट के बात कर रहा हूं, लेकिन फोकस बात कर रहा हूं। 2014 के बाद और 2019 के बीच जो इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है कि कांग्रेस का कौन सा वोट शिफ्ट हुआ है, उसमें 55%, 55% ब्राह्मण शिफ्ट हो गया, कांग्रेस से चला गया। 45% गैर ब्राह्मण सवर्ण चला गया, यानी कायस्थ ले लीजिए, भूमिहार ले लीजिए, उसमें क्षत्रिय ले लीजिए, बनिया ले लीजिए। ओबीसी 10% चला गया। ये मैं 2009 से 14 और 19 की बात कर रहा हूं। कुल मिला के एक बहुत बड़ा लॉस है, और ये लॉस मुझे दिखता है जो अर्बन हिंदू है वहां से एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि अगर आप एवरेज लें तो 40 से 45% कांग्रेस ने वोट खोया है। जहां तक दलित और शेड्यूल कास्ट की बात है, दलित और आदिवासियों की, उसमें ज्यादा डेंट नहीं है, 2-3% डेंट है जो
हमेशा से जो अपोजिशन में पार्टी रहती, सत्ता में नहीं होती, वो होती है कहीं ना कहीं राज्यों में। मुस्लिम 45% था 2009 में भी, 14 में भी, अब भी। तो मुस्लिम पूरी तरह से आप कह सकते हैं स्टैटिक है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक हिंदू मेजॉरिटी का कांग्रेस से चला गया। अब ये चंक क्या वापस आएगा? क्योंकि कांग्रेस 28% से 19.50% यानी 20% पे आ गई है। अगर कांग्रेस 10% वोट गेन नहीं करती तो बीजेपी को नीचे नहीं ला पाएगी। हमको इस डायनेमिक्स पे बात करनी चाहिए। हमको ये बात करनी चाहिए कि अगर भाई कांग्रेस आज की तारीख में कमजोर है या कमजोर होती चली गई है, तो मरीज की ब्लड रिपोर्ट क्या कह रही है, प्लेटलेट कितना कम हो गया है, हेमोग्लोबिन कितना कम है, उस हेमोग्लोबिन के लिए क्या हम आयरन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या हमारा जो बाकी इसोनोफिल्स अच्छे हैं या बाकी रेड ब्लड सेल अच्छे हैं, हम उसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक मेरी बात है कि डेटा क्या कह रहा है, और मुझे बहुत उत्सुकता होगी कि अगर हिंदी हार्टलैंड है, कर्नाटक में हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि बोम्मई एक बहुत ही करप्ट रिजीम के एक लीडर के तौर पे इमर्ज हुए हैं, और बोम्मई को जो है वो फूटी आंख अब येदियुरप्पा भा नहीं रहे हैं। और भी बहुत से बीजेपी के अंदर बीएल संतोष एक पावर सेंटर है, कई पावर सेंटर वहां बन गए कर्नाटक में। और इधर सीधा रमैया और डी शिव कुमार के बीच में, आप तो कर्नाटक गए हैं, एक अच्छे संबंध हैं, तो कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती। कर्नाटक जीतने पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन क्या राजस्थान, क्या हरियाणा जहां सीधी फाइट है, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप अलग रख दीजिए, ये जो हिंदी हार्टलैंड है, क्या गुजरात में 2 सीट कांग्रेस ले पाएगी? क्या महाराष्ट्र में इस बार फिर अमित शाह चाहते हैं कि वो जो कांग्रेस है उसको एक फर्दर स्प्लिट कर दें? वो चाहते हैं कि एनसीपी को फर्दर स्प्लिट कर दें, कि महाविकास अघाड़ी को कमजोर किया जाए। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो डेटा है, इस डेटा की रिकवरी कैसे होगी? ये जो हिंदू मेजॉरिटी आपके हाथ से निकल गई है, उसको आप वापस कैसे लाएंगे? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर मुसलमान आपके साथ रहता है, जो पहले था और अभी भी है, दलित आपके साथ रहते हैं, कुछ और लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ही आरएसएस में डूबा हुआ है, वो अगर आपके साथ आते हैं, लेकिन अगर मेजर चंक आपके साथ नहीं आया और 2024 में आप कुछ नहीं कर पाए, तो पर्सनल इमेज, पर्सनल प्रोजेक्शन, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप देखिए राजस्थान है, जैसे राजस्थान में जब राहुल जी गए, जाहिर तौर पर उन्होंने कोशिश करी कि पायलट को और गहलोत को एक साथ लाएं, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हो रही, जूता लात चल रहे हैं ऊपर। मतलब सिर्फ फीता खोल के जूता फेंका नहीं एक दूसरे, कुर्सी उठा के फेंकी नहीं, इसी की नौबत बची है। अब इन चीजों को, या पंजाब में आप देखिए, पंजाब एक जीता हुआ मुकाबला था, चन्नी ने जिस तरह से पोजीशन लिया, या अमरिंदर सिंह को अगर बदलना ही था, समय से बदलना चाहिए था, सिद्धू को कहीं चुप कराना चाहिए था, और फिर वहां पर हरीश रावत को उत्तराखंड से निकाल के भेजना नहीं चाहिए था। आप उत्तराखंड भी हार गए, आप पंजाब भी बुरी तरह हारे। तो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो मैं बात करना चाह रहा हूं, कि हार जीत तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से होगी। अगर आपने मौका दे दिया, कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है, और कांग्रेस ही अगर कमजोर हो जाती है, जहां 6-7 राज्यों में सीधी लड़ाई है बीजेपी से, और 2024 में मोदी तीसरी बार शपथ ले लेते हैं, फिर क्या होगा? सही बात है। इसको इमेजिन कीजिए, ये एक मौका है, और आई थिंक इट्स द लास्ट चांस कि हमको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई 30-40 साल की लड़ाई होती है। आप विचारधारा की लड़ाई 2024 हार कर जीत सकते हैं, या 2024 जीत के आप विचारधारा की लड़ाई जीत सकते हैं, ये तय करना होगा। इन पैमानों पे बात होनी चाहिए, हम इन पैमानों पे बात नहीं कर रहे। असली जो मुद्दे हैं वो यही है कि क्या 2024 में आप बीजेपी को रोक पाएंगे? जिस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी मीडिया, जुडिशरी का देखिए क्या हाल हो रहा है इस वक्त। जिस तरह का कॉलेजियम हटा के जिस तरह का नीतियां थोपी जा रही हैं किरण रिजिजू की जरिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि 2024 एक आखिरी मौका है। अगर आपने नहीं रोका तो वो सारी चीजें बदल जाएंगी। हो सकता है 25 जनवरी को जो सोशल मीडिया पे बिल आ रहा है, जो उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया है पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, हम और आप यहां भी ना बोल पाए। अगला जो हमला होगा वो सोशल मीडिया पे होगा, यूट्यूब पे होगा। तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद न राय साहब होंगे, न रविकांत जी होंगे, फिर हमें राय साहब के घर जाना पड़ेगा।
रविकांत जी से हम लखनऊ में मिलेंगे, किसी चाय की दुकान पे, वो जो लालबाग में शर्मा चाय वाला है, वहां मुलाकात होगी, बंद मक्खन खाएंगे, चाय पे बात होगी, और आप भी आएंगे, आपके घर आएंगे हम लखनऊ में। मैं ये कह रहा हूं कि इन हमलों को सोचिए, और ये हमले सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जीते जा सकते हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे जीतने के लिए आपको 24 घंटे वोट सोचना है, जो मोदी और अमित शाह जैसे तिगड़मी सोचते हैं। कोई गवर्नेंस नहीं है। मोदी सुबह और शाम 24/7 एक ही काम है, पॉलिटिक्स ऑफ वोट। उनके जो भी फैसले हैं वोट को लेकर है। राहुल गांधी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर फोकस करना होगा। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करते, विचारधारा की बात करते हैं, टी शर्ट पहने रहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप एकमात्र नेता हैं जो अडानी और अंबानी से कभी मिले नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं मिले कभी। आप सुब्रत राय सहारा के यहाँ भी कभी नहीं गए थे। आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी सत्यनिष्ठा है, आपके पास कोई कार नहीं है, आप अपनी माँ की जो होंडा सीआरवी वो चलाते हैं। एक ऐसा नेता जिसके घर में टाइल्स नहीं है, टाइल्स उनकी बहन लगाती है आके वहां पर, 10-12 कपड़े हैं जोड़ी, ये सब बहुत अच्छी चीज है। जंग जीतनी है संजय जी, जंग, तो जंग की बात होनी चाहिए, आर्सेनल मजबूत होना चाहिए, जंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं साहब एक टी शर्ट है, दाढ़ी बढ़ा ली, पहले सद्दाम हुसैन लोग कह रहे थे ट्रोल वाले लग रहे हैं, अब कहते हैं कार्ल मार्क्स लग रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, इन सब से बियॉन्ड जाके हमको ये जो चाणक्य है तथा कथित, उसकी जो रणनीति है हर जगह तोड़फोड़ करने की, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को लड़ा दीजिए, बिहार में फिर से तेजस्वी और नीतीश कुमार को लड़ाया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी को खड़ा करके तोड़ के अब हेमंत सोरेन के सामने रखा गया है। अगर आप महाराष्ट्र में आ जाएं तो शरद पवार को अजीत पवार से पहले लड़ाया गया था, अब फिर से कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, अशोक चौहान को तोड़ा जा रहा है। आप जहां जाइए, कहीं मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के सामने खड़ा कर देते हैं, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है अमित शाह की, मोदी की, डिवाइड रूल, ये टोटली फोकस है इलेक्टोरल विक्ट्री पे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर आपको जोर देना होगा। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर जोर नहीं देते हैं और 2024 आपके हाथ से खिसक गया, तो हो सकता है 2024 के बाद हम लोग यहाँ मिल ना पाए, जो आज हमारी बातचीत हो रही है। जी लेकिन दीपक जी, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि राहुल ने अपना अवतार किया है कि मैंने उस राहुल को मार दिया है, मतलब वो बिल्कुल परमात्मा वाले, वो सन्यासी वाले मोड में। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है, प्रेस गैलरी से मैंने महीनों घंटों ऑब्जर्व किया है। वो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है। आप किसी भी विषय पे, हम लोगों की कभी गैलरी में जब बात होती थी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में लोकसभा कवर करता था, हर सवाल पे एक बहुत ही सधा हुआ जवाब, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है माइक्रो लेवल पे। और जिस तरह की उनकी संगति, कभी रघुराम राजन के साथ बात कर रहे हैं, किसी MIT बोस्टन के साइंटिस्ट पर बात कर रहे हैं, किसी अर्थशास्त्री से बात हो रही है, किसी हिस्टोरियन से बात हो रही है, ये इंटरेक्शंस वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो कम से कम कई बरसों से कर रहे हैं। तो जहां तक इंटेलेक्ट की बात है, जहां तक गवर्नेंस की बात है, पॉलिसी मेकिंग की बात है, अगर आप राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से ना देखें, आप कोविड पे देखिए, जो समय समय पर कोविड में उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने उसी को फॉलो किया। आप देखिए, तो मेरा सिर्फ यही कहना, चाइना पे देख लीजिए आप, चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस पर जो राहुल गांधी के बार बार के बयान हैं, आप उनकी स्टडी करिए, आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करिए, आप डिमोनेटाइजेशन की स्टडी करिए, उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनिए, आप GST पर बात करिए। उन्होंने कहा कि GST का एक पक्ष अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन गलत है। तो पॉलिसी लेवल पे कोई भी डिफेक्ट या डिफॉल्ट नहीं है। जो चैलेंज है कांग्रेस के सबसे बड़ा, जो मैंने बताया था कि ये जो 45 से 50% जो अर्बन हिंदू कस्बे से लेके शहर तक, ये जो क्षत्रिय है, ये जो बनिया है, ये जो कायस्थ है, लाला, और ये जो बामन है, ये जो आपसे निकला जा रहा है, इसको वापस लाइए। तो कहीं ना कहीं आप इंदिरा गांधी की राजनीति का भी समावेश करिए, आप कहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी जोड़िए, कहीं राजीव गांधी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार जीत तो हार जीत तो संजय जी वोट से ही होनी है। बाद में आप कुछ भी कहते रहिए, तो वोट कहां से आएगा? सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि गुजरातियों को गुजरात वापस भेजिए। अगर आप इलेक्शन हार गए तो फिर क्या है? फिर योगी है, योगी के जैसे 4-5 और लोग आ जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या ये यात्रा जब खत्म होती है श्रीनगर में जाके, उसके बाद जब हम असेसमेंट करते हैं, तो क्या कोई मेजर वोट जो कांग्रेस से निकल गया है ये वापस आता है, ये रिकवर होता है कि नहीं होता है?
क्या जो हेमोग्लोबिन है और प्लेटलेट्स ये रिकवर करते हैं कि नहीं करते हैं? जो अगली ब्लड रिपोर्ट है वो क्या बताती है?